वो 10 दिन पार्ट 30। मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, अब तुम जा सकते हो। यह कहते हुए गुरुजी ने संजीव से मुंह फेर लिया। लेकिन हमने कहा ना, अब तुम जा सकते हो। गुरुजी ने संजीव की बात को काटते हुए कहा। बोझिल मन से संजीव अपने कमरे में लौट आया और लेट गया। इतनी थकान होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कहते हैं ना, जिस बात को आपसे छुपाया जाए उसी को जानने की उत्सुकता ज़्यादा होती है। तरह तरह के विचार संजीव के मन में आ रहे थे। तारा जी के साथ क्या हुआ होगा, इस बात को लेकर उसके मन में कई तरह की संभावनाओं ने जन्म ले लिया था। उसका मन अंदाज़ा लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जानकारी के अभाव में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। 8वां दिन। अगले दिन संजीव की आंख नहीं खुल रही थी, क्योंकि तनाव के कारण उसे नींद नहीं आई और नींद न आने के कारण वह ठीक से सो नहीं सका, जिस कारण उसका सर भारी हो रहा था। जैसे तैसे उठा और नहाकर तैयार हुआ और वह तारा जी के पास गया और वहाँ रखी कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। तारा जी संजीव की हालत देखकर थोड़ी चिंतित हुई और उसने पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो मेरा सिर दर्द हो रहा है। संजीव सर पकड़े पकड़े ही बोला। आपने कुछ नाश्ता किया? तारा जी ने पूछा। संजीव ने ना में सिर हिलाया। यह सुनकर तुरंत तारा जी बाहर गई, उसके लिए कुछ नाश्ता और दवाई लेकर आई और कहा, आप नाश्ता करके यह दवाई ले लीजिए, खाली पेट दवाई नुकसान करती है। संजीव ने थोड़ा बहुत नाश्ता करके दवाई ले ली और तारा जी ने उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। संजीव कमरे में जाकर सो गया। करीब 2 घंटे बाद नींद खुली। अब बेहतर महसूस कर रहा था। संजीव ने गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, बेटा संजीव, तारा जी से सीधे पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो सर दर्द बना ही रहेगा। संजीव सीधे तारा जी के पास पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने ही जा रहा था तो उसने देखा कि तारा जी बड़े ही तल्लीनता से अपने काम में मग्न थी और हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। संजीव मन ही मन सोचने लगा, जिसके जीवन में इतना सब कुछ हो गया हो, वो इतना शांत कैसा रह सकता है? कोई और होता तो अभी तक रो रो कर मीडिया में हल्ला मचा चुका होता। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? संजीव से अब सब्र नहीं हो रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। तारा जी ने देखा और संजीव से बोली, ओ आप आइए, अब आपका दर्द कैसा है? संजीव अंदर आते हुए बोला, जी अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। संजीव कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जी बोलिए। जी मैं आपसे, मेरा मतलब अगर आप बुरा ना मानेगी तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। संजीव ने अपनी बात एक ही साथ में कह दी। यह बात सुनकर तारा जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने संजीव से पूछा, क्यों, आपको मेरे ऊपर किताब लिखनी है? वह मैं आपकी और आपकी बेटी की मदद। पहले आप खुद की मदद कीजिए मिस्टर संजीव, फिर मेरी मदद करना। तारा जी संजीव की बात को बीच में से काटते हुए बोली। इस बात पर संजीव थोड़ा खींच उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तारा जी को अपनी बात कैसे समझाए। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, देखिए, मैं मेरी ही मदद करना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके जीवन में इतना कुछ हो गया, फिर भी आप खुश कैसे हैं? इस बात पर तारा जी हल्का सा मुस्कुराई और उसने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको रोती धोती मिलूं? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मैं बस इसके आगे संजीव कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आप इतना खुश हैं, यही ना?
ताराजी ने संजीव के बात को पूरा किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, हाँ। संजीव ताराजी की बात सुनकर हड़बड़ा गया। इट्स ओके मिस्टर संजीव, सारी दुनिया यही चाहती है। उसे लगता है कि हम जो झेल रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। उसी बात को लेके वो दिन रात रोते रहते हैं, पर जब उनको अपने से बड़ा दुखियारा हंसता हुआ मिलता है तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ताराजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, फिर एक फीकी सी हंसी के साथ हंसते हुए बोली, उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिसको पीकर हम इतने दुख में भी हंस लेते हैं। वह बस उस फॉर्मूला को जानना चाहते हैं। उन्हें हमारे दुख सुख से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर संजीव ने अपनी आंखें शर्म से झुका ली। खैर, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे दुख में हंसी आ जाए। बाकी आप ध्यान लगाइए और खुद को जानिए, इतना ही कह सकती हूँ। नमस्कार, अब आप जा सकते हैं। ताराजी नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए संजीव से बाहर जाने को कहती है। संजीव चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर आकर उसने पेड़ पर जोर से मुक्का मारा, जिसके कारण उसके हाथ में खुद ही लग गई और जोर से चिल्लाया, आउच, और अपने हाथ को झटकने लगा। अगर पेड़ पर मुक्का मारने से समस्या सॉल्व होने लगती है तो सभी लोग अपने घर में पेड़ को पंचिंग बैग के रूप में यूज़ करते, किसी ने कहा। संजीव ने मुड़कर देखा तो पीछे लक्ष्य खड़ा था। संजीव ने लक्ष्य को देखकर मुंह बनाया और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। वैसे मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। अगर जवाब चाहिए हो तो तुम मेरे पीछे आओ। यह कहकर लक्ष्य वहाँ से चला गया। संजीव को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह तुरंत ही लक्ष्य के पीछे पीछे जाने लगा। लक्ष्य एक कमरे में गया जो अंदर से साउंड प्रूफ था, ताकि कोई उन दोनों की आवाज़ बाहर से कोई सुन ना सके। तो बताओ, क्या जानना चाहते हो? लक्ष्य ने सपाट शब्दों में कहा। मैं बस ताराजी के बारे में। पर एक मिनट, तुम मुझे यह सब क्यों बताना चाहते हो? संजीव ने लक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। तुम परेशान ना हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। बिना फायदे के कोई डील नहीं करता, लक्ष्य ने कहा। संजीव लक्ष्य की यह बात सुनकर चौंक गया, पर फिर अपने आप को संयम करते हुए बोला, कैसी डील? मैं तुम्हें ताराजी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होगी। कैसी शर्त? पहली शर्त यह है कि जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मंजूर। और वैसे भी मैं इधर की बात उधर नहीं करता, वरना अब तक तुम्हारा और गुरुजी का सच। यह बात संजीव ने थोड़े बोहे उचकाते हुए एटीट्यूड के साथ कही। इस बात पर लक्ष्य दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें सच जानना है कि नहीं? इस पर संजीव ने अपने आप को सामान्य किया और हाँ में सर हिलाया। फिर लक्ष्य ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तुम दादाजी को परेशान नहीं करोगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करता हूँ, फिर भी तुम कहते हो तो ठीक है। इस बात पर दोनों ने हाथ मिलाया। फिर लक्ष्य ने ताराजी के बारे में बताना शुरू किया, क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।